हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? आंसर हो जाएगा इसका अश्विन शेखर। तो दोस्तों, भारत के एक उल्का खगोल शास्त्री हैं अश्विन शेखर। तो उनके नाम पर अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है और इस छोटे ग्रह को अब 33928 अश्विन शेखर बराबर 2000 LJ27 के नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों, याद रखना है कि जो अश्विन शेखर हैं ये केरल के रहने वाले हैं। अश्विन शेखर फ्रांस में पेरिस ऑब्जर्वेटरी के इंस्टीट्यूट ऑफ सेलेस्टियल मैकेनिक्स में काम कर रहे हैं और अश्विन शेखर से पहले CV रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, श्रीनिवास रामानुजन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और कल्लाट वेणु बप्पू को भी इस प्रकार का सम्मान मिल चुका है। दोस्तों, बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की यानी IAU की। तो इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को की गई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है और यह खगोलीय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। 2006 में IAU के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था कि जो प्लूटो ग्रह था उसको बौने ग्रह के रूप में परिभाषित किया था, यानी प्लूटो को ग्रहों की स्थिति से हटाया गया था और उसकी परिभाषा बौने ग्रह के रूप में की गई थी। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो PDF भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा PDF ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टल डे परेड में इंडियन एयरफोर्स दल का नेतृत्व कौन करेगा? आंसर हो जाएगा सिंधु रेड्डी। दोस्तों, बेस्टल डे परेड फ्रांस में आयोजित की जाएगी। उसमें भारतीय वायुसेना का दल भी शामिल होगा और इस दल का नेतृत्व सिंधु रेड्डी करने वाली हैं। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लांस नायक मंजू जो हैं वो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हैं। इंदु मल्होत्रा पहली ऐसी महिला वकील हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं। दोस्तों, बेस्टल डे की बात करें तो यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, यानी उसी प्रकार से मनाया जाता है जिस प्रकार से हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो बेस्टल डे फ्रांस में 14 जुलाई को मनाया जाता है और इस बेस्टल डे के अवसर पर बेस्टल डे परेड का आयोजन किया जाता है। तो इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बेस्टल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं और बेस्टल डे परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों का 269 सदस्यीय दल भी शामिल होगा। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी इस परेड में भारतीय वायुसेना की 68 सदस्यीय दल का नेतृत्व करने वाली हैं। दोस्तों, सिंधु रेड्डी की बात करें तो वह MI-17 हेलीकॉप्टर की पायलट हैं और वह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व कर चुकी हैं। नौसेना की टुकड़ी की अगुवाई कौन करेगा बेस्टल डे परेड में? तो दोस्तों, कमांडर ब्रत बघेल जो हैं नौसेना की टुकड़ी की अगुवाई करने वाले हैं। फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं कौन? एलिजाबेथ वॉर्न। यहाँ पर दोस्तों आप फ्रांस का मैप देख सकते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है और ये आपको कैपिटल दिखाई दे रही है पेरिस। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है? स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग और बेल्जियम। ठीक है, तो ये इसके पड़ोसी देश हैं और इसके नॉर्थ में आप इंग्लिश चैनल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान के द्वारा भारत के किस शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, तो ताइवान ने अभी हाल ही में ये ऐलान किया है कि वह मुंबई में अपना तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगा। दोस्तों, ताइवान और भारत के बीच में रिलेशन आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ताइवान और भारत के बीच कोई भी राजनयिक संबंध नहीं है,
क्योंकि भारत जो है वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता है। अब ये वन चाइना पॉलिसी क्या है दोस्तों? वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि ताइवान चीन से अलग देश नहीं है, बल्कि चीन का ही एक प्रांत है। भारत और ताइवान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी क्या करता है ताइवान कि विभिन्न देशों से अपने रिलेशन रखने के लिए वह आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करता है। तो भारत में वह तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने जा रहा है मुंबई में। यहां पर आप दोस्तों चाइना और ताइवान की लोकेशन देखिएगा, ये है चाइना और ये है ताइवान। तो ये चाइना जो है इस ताइवान को अपना पार्ट मानता है, अपना प्रांत मानता है, और जो ताइवान है वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है। तो दोस्तों इस प्रकार के रिलेशन बने हुए हैं चाइना और ताइवान के बीच में। भारत में पहली बार दिल्ली में 1995 में ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर खोला गया था और दूसरा सेंटर चेन्नई में 2012 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और अब कहां खोला जाएगा दोस्तों? मुंबई में खोला जाएगा। ताइवान की बात करें तो ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना और इसकी जो कैपिटल है वो है ताइपे और राष्ट्रपति हैं त्साई इंग वेन और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू ताइवान डॉलर। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है इसका बैंकॉक में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? बैंकॉक में। तो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के अनुसार तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन नवंबर में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया जाएगा। और दोस्तों ये जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है इसका आयोजन कौन करवाता है? तो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन करवाता है, जिसके ट्रस्टी हैं स्वामी विज्ञानानंद। ठीक है दोस्तों, इसमें किसको किसको आमंत्रित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को, आरएसएस के सर संघ चालक हैं मोहन भागवत उन्हें, और मां अमृतानंदमयी को भी आमंत्रित किया गया है। पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2014 में आयोजित किया गया था दिल्ली में और दूसरा 2018 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित किया गया था। हाल ही में हुई कुछ प्रमुख बैठकें डिस्कस करते हैं। तो 1 जून को कैपटाउन में, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, वहां पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। क्योंकि याद रखिएगा जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है 2023 का, ये दक्षिण अफ्रीका में होना है। 53वां महानिदेशक स्तर का सीमा समन्वय सम्मेलन अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और 5 से 7 जुलाई 2023 तक नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। और दोस्तों कुछ और सम्मेलन की बात करें तो G20 समिट की मेजबानी कौन कर रहा है 2023 की? तो ये भारत कर रहा है। और दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये जापान में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका वी नीरजा प्रभाकर को। दोस्तों यहां पर ऑप्शन की भी बात करते हैं तो जो कृष्णा मिश्रा हैं वो FPSB इंडिया के CEO बने हैं। अजीत अगरकर जो हैं वो सीनियर पुरुष चयन समिति, जो कि क्रिकेट की समिति है, तो उसके अध्यक्ष बने हैं। और P वासुदेवन RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं। दोस्तों वी नीरजा प्रभाकर को ICAR भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान के लिए जो अनुसंधान सलाहकार समिति है तो उसके अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। वी नीरजा प्रभाकर की बात करें तो वह श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो इसे ICAR के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ चुनावी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा पनामा। तो अभी हाल ही में भारत और पनामा के बीच में चुनावी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग और पनामा के निर्वाचन अधिकरण ने चुनावी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? राजीव कुमार जी। पनामा की बात आई है तो कैपिटल इसकी पनामा शहर है। यहाँ पर 2 प्रकार की मुद्रा चलती है, बालबोआ और अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? लॉरेंटिनो कार्टिजो हैं। और दोस्तों यह मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है। कौन? पनामा। यहां पर आप पनामा को देख सकते हैं।
ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये है दोस्तों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और इन दोनों के बीच में आप ये देख सकते हैं, ये है सेंट्रल अमेरिका। तो ये जो सेंट्रल अमेरिका है, तो इसका सबसे दक्षिणतम हिस्सा कौन है? ये है पनामा। ये जो येलो कलर में आप देख पा रहे हैं, ये है पनामा। अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करें तो इसकी सीमा कोस्टा रिका से लगती है और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है कोलंबिया, इसके साथ लगती है। ठीक है, तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं पनामा की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पीएम जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को 2 गुना कर दिया है? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो गुजरात में जो पीएम जन आरोग्य योजना है उसके तहत जो बीमा कवर राशि दी जाती थी उसको 2 गुना किया गया है। 2 गुना करने का मतलब यह है कि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर इस बीमा कवर राशि को 10 लाख रुपए कर दिया है। और दोस्तों इस फैसले के बाद गुजरात के लगभग 1,78,00,000 जो आयुष्मान भारत कार्ड धारक हैं उनको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों बात करें अगर हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो अनीता भरत शाह हैं उनके द्वारा कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक लॉन्च की गई है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम 2023 की प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं और उनके लेखक डिस्कस करते हैं। तो ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक अनुराग बेहर के द्वारा लिखी गई है। वॉर एंड वुमेन पुस्तक M.A. हसन के द्वारा लिखी गई है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक रचना रावत के द्वारा लिखी गई है। एज गुड एज माई वर्ड K.M. चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है। मुंडिका उपनिषद द ब्रिज टू मम्बार्टलिटी डॉक्टर करण सिंह के द्वारा लिखी गई है। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। और ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक काकी माधव राव के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों मार्क रूट जो है वो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि नीदरलैंड में गठबंधन की सरकार चल रही थी और इस गठबंधन में अब मतभेद हो गए हैं, जिसके कारण ये गठबंधन जो है वो टूट गया है। दोस्तों इसके बाद मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और अब नीदरलैंड में नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। नीदरलैंड की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम और यहाँ के जो सम्राट हैं वो हैं विलेम अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? तो वह रहा है जून 2023 का। तो यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि जो जून 2023 का महीना रहा है वह दुनिया में मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना था। भारत, ईरान, कनाडा सहित कई देशों में तापमान औसत से ऊपर रहा है। मैक्सिको में अधिक गर्मी के कारण 100 से अधिक मौतें हुई हैं और बीजिंग में जून का सबसे गर्म दिन भी दर्ज किया गया है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज की पिटारी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? शिव कुमार सिंह। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? लालियान ज्वाला चांगटे को। थ्रेड्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मेटा के द्वारा। किसे एसोचैम बिजनेस क्लाइमेट अवार्ड 2023 दिया गया है, जिसमें 2 अवार्ड मिले हैं? तो एनएमडीसी को 2 अवार्ड मिले हैं एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड में। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो वह तंजानिया की यात्रा पर गए हैं। पिरामल फाइनेंस के द्वारा पहली महिला शाखा कहां खोली गई है? कोच्चि, केरल में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में लगभग 7600 करोड़ की लागत से 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? छत्तीसगढ़ में। नंबू 3 का निधन हो गया है, वह कौन थे? चित्रकार थे। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश ने जीता है? नीदरलैंड ने। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? 14 जुलाई को। अमा पोखरी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ओडिशा में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व में प्रथम। तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? शेरपा तेरजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पेरी
ये अमेरिका का था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एमुंडसेन, जो कि नॉर्वे का था। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? कैरोलिन मिकलसन। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? फैन फिफ, जो कि कनाडा की थी। दोस्तों, पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन है? चाइना। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश भी कौन है? चाइना है। तो ये है विश्व में प्रथम। दोस्तों, कल का जो आंसर था वो था मेटा, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था कल आपसे उसका आंसर था मेटा। और क्वेश्चन ये था कि थ्रेड्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये जो थ्रेड्स ऐप है ये अभी हाल ही में मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सभी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दिया है। दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको देना है। आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।